प्रोबेबिलिटी हमने थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किया था कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होती है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी अगर हम मान लेते हैं कि इवेंट ए है, उसके हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिनोट करते हैं तो इसकी जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी क्या होगी, ए इवेंट की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। अगर इवेंट हमारा केवल एक ही है, अगर ये केवल एक ही इवेंट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दो ही चांसेस होंगे कि या तो ये घटित होगा या ये घटित नहीं होगा। तो नहीं घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है और घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए। टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होती है, 1 होती है। अगर हम 1 में से ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी लेस कर दें तो वो जो हमारी प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए। ये तो उस केस में है जब आपके पास केवल एक ही इवेंट हो। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इवेंट हो, अगर आपके पास एक से ज़्यादा इवेंट हो, तब उस केस में आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज़ कहाँ करते हो, जब आपसे ये पूछा जाता है एक से ज़्यादा आपके पास इवेंट है ए एंड बी, आपके पास जैसे दो इवेंट हैं ए और बी। अब आपसे ये पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट हैपनिंग वन ऑफ देम। अगर ये पूछा जाता है कि इन दोनों में से किसी एक इवेंट के होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट। अगर क्वेश्चन आपके पास ये हो तब आप अप्लाई कर सकते हो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। अब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आप कैसे अप्लाई करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है, 1 में से आप लेस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपके पास दो इवेंट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट ए एंड इवेंट बी, दोनों के दोनों इवेंट घटित नहीं होंगे, इस बात की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी अगर हम लेस कर दें 1 में से तो वो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट हैपनिंग वन इवेंट, कि या तो एक घटित हो जाएगा या एक से दूसरा भी घटित हो सकता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाती है, या हम दूसरे वर्ड में कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, वो हमें मिल जाती है। इस तरीके से ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी वो एक दूसरे केस में भी आप यूज़ कर सकते हो, जब आपके पास जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं हो। इट मीन्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो आपका क्वेश्चन था, जो अभी अभी हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, और उसमें एक हमने कॉमन पोर्शन जो है या ओवरलैपिंग जो हमारा पोर्शन था वो हम लेस कर देते थे। किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू हमारा क्या था, ए और बी या ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे। अब अगर ये जो आपका पोर्शन है ये काउंटेबल नहीं है, अगर हम इसको काउंट करके प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते तो आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज़ भी कर सकते हो। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का आप यूज़ कैसे करोगे, अगर हमारे पास दो ही इवेंट है ए और बी, और हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए इवेंट और बी इवेंट। वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, जनरल जो हमारा रूल था वो तो ये था, ये एडिशन रूल कहता है। अब अगर हमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हम एक दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तरीका हमारा क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट ए एंड इवेंट बी एंड इवेंट सी। अगर हम आपके पास दो ही इवेंट है तो आप दो ही इवेंट के लेकर चलोगे, अगर आपके पास एक दो से ज़्यादा इवेंट है तो आप उनके लिए आगे बढ़ा दोगे अपने फॉर्मूले को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट ए एंड बी। डायरेक्टली आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो
तो दो केसेस ऐसे हैं जहां आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हो। पहला केसेस ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो आपके सामने समस्याएं आएंगी वो यही आएंगी कि कहाँ आपने कौन सा रूल अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास जो है इंडिपेंडेंट इवेंट हो और आपसे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके जो इवेंट है वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, उस केस में जो आपका कॉमन पोर्शन है वो काउंटेबल नहीं है, तो उस केस में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी फाइंड आउट करने के लिए नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो है अगर आपके पास 2 ही इवेंट है। अगर आपके पास इवेंट मोर देन 2 है, अगर आपके पास इवेंट मोर देन 2 है तो उस केस में क्या होगा, अगर आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हो, जैसे कहते हैं 3 इवेंट है हमारे, जैसे सर्कल ए, ये है सर्कल आपका बी, और ये है आपका सर्कल सी। ये ए, ये बी और ये सी, ये 3 इवेंट हैं। अब इन तीनों इवेंट्स में देखो म्यूचुअल एरिया काफ़ी है। अब ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है क्योंकि तीनों एक साथ घटित हो सकते हैं। अब इनके लिए जब हम म्यूचुअली, जो हमारी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी जब हम फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इनके लिए जो प्रोबेबिलिटी के लिए आप एडिशन रूल जब अप्लाई करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस आप करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी प्लस आप करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी होगी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी मोर देन 2 इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, उनके लिए अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हो वो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ जो आपको समझ आ रहा है पोर्शन ए एंड बी, बी एंड सी और ए एंड सी, ये तो आपको समझ आ रहा है क्योंकि जब हमारे पास 2 इवेंट थे तो दोनों का ही म्यूचुअल था, ए एंड बी हमने वो लेस कर दिया था। अब हमारे पास जो म्यूचुअल है वो 3 इवेंट है, तो बी और सी का भी म्यूचुअल होगा और ए एंड सी का भी म्यूचुअल होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब ये जो हमने ऐड क्यों किया लास्ट में ए प्लस बी प्लस सी, ए एंड बी एंड सी की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ये हमने ऐड भी की है, ये हमने ऐड क्यों की है देखो। अब अगर मैं सिंपली ये जो हमारा एरिया है इसको मैं दे देता हूँ, ये एरिया है हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं, ये एरिया M है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारा एरिया N है। ठीक है, ये एरिया N है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये एरिया हमारा क्या है, P है। P हमने यहाँ यूज़ कर लिया, चलो और कोई लेटर हम यूज़ कर लेते हैं कि ये जो एरिया है हमारा G है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये एरिया G है हमारा, और ये जो एरिया है ये H हम नोट कर लेते हैं कि ये एरिया हमारा H है। अब देखो आप यहाँ से जब हमने A और B सर्कल का कॉमन निकाला तो A और B सर्कल का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, M का एरिया प्लस N का एरिया। ठीक है, ये A और B अगर 2 ही सर्कल हो हमारे पास, ये A सर्कल है ये B सर्कल है, इन दोनों का कॉमन एरिया क्या है आपका M प्लस N। ठीक है, अब अगर हम बात करें B और C की, जैसे हम लेस करें B एंड C के, A एंड B का हमने लेस किया, उसके बाद B एंड C। अब B सर्कल आपका ये है और C सर्कल आपका ये है। अब B और C का कॉमन एरिया देखो
ये सी का है और ये बी का है। अब इसमें कॉमन क्या है, बी और सी में एन प्लस एच एरिया जो है वो बी और सी का कॉमन एरिया है। ए और सी का कॉमन एरिया देखो, अब ये ए सर्कल है, ये सी सर्कल है, इन दोनों का कॉमन एरिया जी प्लस एन, और ये था हमारा ए एंड बी का। ठीक है, अब इनमें आप देखो ये जो n है ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो गया, ये बार बार रिपीट हो रहा है। सभी में क्या है, ये कॉमन है, ये तीनों का कॉमन है, क्योंकि ये जो एरिया है n ये सभी का कॉमन है और ये बार बार हमने लेस कर दिया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तीनों इवेंट के एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी, तीनों इवेंट के एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, n जो पोर्शन एक्सप्रेस कर रहा है उसी में तीनों इवेंट क्या है, एक साथ घटित हो सकते हैं, ए बी, बी बी और सी बी, क्योंकि ये तीनों का कॉमन पोर्शन है। तो वो हमने फिर से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि n आपका बार बार लेस हो चुका था कॉमन आपका, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में इस तरीके से ऐड कर देते हैं। तो ये तो तब है जब आपके पास मोर देन 2 इवेंट हो। अब सेम आप यही जो प्रोबेबिलिटी है ये आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नेगेटिव प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ए एंड बी एंड सी। ये तीनों के तीनों जो हमारे इवेंट हैं वो घटित नहीं होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हम इसमें से 1 में से लेस कर दें तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ए और बी और सी। तो एक तो ये फार्मूला आपका कितना शॉर्ट है और ये देखो कितना लेंथी है, तो आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हो इन केसेस में। ठीक है, अब इस पे बेस एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसके बाद वाला एग्जाम्पल आप देखो, 40 जो एग्जाम्पल है वो देखो आप। इस एग्जाम्पल में कहता है पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 3 आउट ऑफ 4 शॉट्स, वेयर इज अनदर पर्सन इज नोन टू हिट द टारगेट इन 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट एट ऑल व्हेन द ट्राई बोथ। अब हमें क्या दिया गया है, मान लेते हैं कि 2 पर्सन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग क्या दे रखा है हमें, हिटिंग की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पर्सन की हमें दे रखी है, 2 पर्सन है हमारे पास, फर्स्ट पर्सन की हमें दे रखी है 3 आउट ऑफ 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय फर्स्ट पर्सन इज इवेंट ए। हम मान रहे हैं लेट, हमने लेट लगा देना है साथ में, ताकि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय फर्स्ट पर्सन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये आपको दे रखी है, या आप दूसरे तरीके में इस तरीके से लिख सकते हो, लेट टारगेट हिट बाय फर्स्ट पर्सन इज इवेंट ए, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसीलिए फर्स्ट पर्सन जो है टारगेट को हिट कर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो हमें दे रखी है 3/4। इट मीन्स वो 4 जब ट्राई करता है तो उसमें से 3 टाइम वो क्या कर देता है, टारगेट को हिट कर देता है। जब वो 4 शूट करता है तो 3 टाइम उसका निशाना जो वो सही टारगेट पे आपका हिट करता है 4 शूट में से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की बात करता है, लेट टारगेट हिट बाय
सेकंड पर्सन is event B, therefore probability of hitting a target by B is equal to आपका क्या है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ये 2 टाइम्स टारगेट हिट कर देता है 3 शॉट्स में से। अगर ये 3 बार निशाना लगाएगा तो 2 बार इसका निशाना टारगेट पर हिट करेगा, ठीक है। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टारगेट बीइंग हिट एट ऑल व्हेन दे ट्राई बोथ। इस बात की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करो कि एक जो टारगेट दिया गया इनको वो हिट हो जाएगा जब ये इन दोनों को ये टारगेट दे दिया गया वो हिट हो जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करो। तो टारगेट हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो 2 पर्सन को दिया गया है ये टारगेट हिट करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किए, जैसे एक क्वेश्चन पे बेस था कि एक स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें 4/5 दे रखी थी। दूसरा स्टूडेंट क्वेश्चन सोल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें कुछ और दे रखी थी। और उन दोनों को एक क्वेश्चन दिया गया और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई थी। तो सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें हमें एक टारगेट दिया गया है दोनों पर्सन्स को, अब उसके हिट हो जाने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। तो इट मीन्स हमसे ये पूछा गया है कि कम से कम एक जो है वो हिट कर देगा टारगेट को, इस बात की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट। अब ये प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है कि नहीं पूछी गई, देखो क्योंकि हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि दोनों को ये टारगेट दे दिया गया और ये टारगेट हिट हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो ये टारगेट कम से कम एक द्वारा हिट हो, इसी बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है दूसरे वर्ड्स में। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी भी हम यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल जो हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी पहले मैं यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है उसके थ्रू हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम नेगेटिव प्रोबेबिलिटी के थ्रू क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्योंकि जो पहली सिचुएशन थी उसी के अकॉर्डिंग है ये। एटलीस्ट वन इवेंट के हैपन होने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है, टारगेट हिट बाय फर्स्ट पर्सन इज 3/4, टारगेट इज नॉट हिट बाय फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू आपका क्या होगा 1 - 3/4। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। इसी तरीके से बी की आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हिटिंग टारगेट बाय पर्सन बी इज इक्वल टू आपका क्या है, बी की जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है वो 1 - 2/3, ये आपका आ गया 1/3। ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई। अब आप क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आप कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, ये जो इवेंट है देखो, ए का टारगेट हिट न कर पाना और बी का टारगेट हिट न कर पाना, ये दोनों इवेंट क्या हैं आपके, इंडिपेंडेंट है। तो आप एक लाइन लिखो, सिंस both events are independent so by applying multiplication rule मल्टीप्लिकेशन रूल अगर आप अप्लाई कर देते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की जो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है वो आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जो हमारी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है और बी की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है, उनको आप मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इवेंट ए एंड बी, कि दोनों के दोनों टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें अब मिल गई। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है कि दोनों के दोनों ही टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि टारगेट को हिट कर पाएंगे इस बात की प्रोबेबिलिटी ये थी, इसको हमने 1 में से लेस कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई कि टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन हिट नहीं कर पाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने इस तरीके से निकाल ली 1 में से लेस करके। अब अगर इन दोनों की कंबाइन हम निकाल लेते हैं कि ना ही तो ए टारगेट हिट कर पाए और ना ही बी टारगेट हिट कर पाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल के थ्रू हम निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी थी हमारी 1/4 इंटू में 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/12। तो दोनों ही टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई 1/12। अब हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं नेगेटिव प्रोबेबिलिटी अप्लाई करके। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ hitting target at R if both try at R, वो आपके किसके इक्वल होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग टारगेट बाय ए एंड बी। ये टारगेट हिट न कर पाने की प्रोबेबिलिटी, इसको आप 1 में से लेस कर दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, 1 में से आप लेस कर दो 1 माइनस 1/12, ये आ गया आपका 12। एलसीएम लोगे आप यहाँ 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 11/12। ये जो है आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कि टारगेट हिट हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट एट लीस्ट 1 ऑफ देम, कि कम से कम एक टारगेट हिट कर पाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 11/12 है। ये तो आपका है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके आप प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हो। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आप दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से आगे का हम दूसरे तरीके से सोल्व करेंगे। हमें नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं करनी, हम सिर्फ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हुए ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में हमें ये तो गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। अब हमसे पूछा गया है कि ये जो टारगेट हमें दिया गया है ये दोनों में से कम कोई एक हिट कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ऑफ देम। अब जो टारगेट हिट करने के जो वे हैं वो आपके पास कितने हो सकते हैं, 3 वेज हो सकते हैं। 3 वेज कैसे हो सकते हैं, ए जो है वो टारगेट हिट करे और बी टारगेट हिट न करे। पहला जो आपका वे है वो ये हो सकता है कि ए के द्वारा टारगेट हिट कर दिया जाए और बी के द्वारा न किया जाए। ठीक है, ए हिट कर देगा टारगेट और बी के द्वारा ना हो। दूसरा टारगेट हिट किस तरीके से हो सकता है, ए से टारगेट हिट न हो पाए लेकिन बी टारगेट हिट कर दे, एक भी आपका ये हो सकता है। तीसरा भी आपका क्या हो सकता है कि ए भी हिट कर दे और बी भी हिट कर दे टारगेट। तीसरा आपका वे जो हो सकता है टारगेट हिटिंग का वो ये हो सकता है। ठीक है, तो अब आपके पास कितने बन गए ऑप्शन या वे आपके पास बन गए 3। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। अब ये 3 वे हैं, 3 ही वे हो सकते हैं टारगेट हिटिंग के। ए हिट कर जाए, बी के द्वारा हिट ना हो, ए के द्वारा हिट ना हो, बी हिट कर जाए, ए और बी दोनों ही हिट कर जाए। तो टारगेट हिटिंग के टोटल 3 ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं या वेज हैं जो हमने यहाँ निकाल लिए हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी भी आप साथ के साथ इनकी नोट कर लो, 1 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू आपका आया 1/4 और ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 2/3। तो बी की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो वो आपकी आ जाएगी 1 माइनस 2/3 दैट इज इक्वल टू 1/3। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी भी अब हमारे पास है। अब फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखो, ए हिट कर जाए और बी की द्वारा हिट न हो, ए एंड बी, यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है एंड बी है।
तो दो इवेंट जो हैं वो इसी में भी फर्स्ट हर एक ऑप्शन में दो दो इवेंट हैं, ए एंड बी। एक ऑप्शन आपका इसमें दो इवेंट हैं, ए टारगेट हिट कर जाए, बी के द्वारा हिट ना हो। अब ए एंड बी दोनों की हम कंबाइन निकालें तो ए हिट कर जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 3/4। अब ये जो ऑप्शन है किस तरीके से सोल्व होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी है बी की वो, क्योंकि यहाँ ए हिट कर रहा है और बी हिट नहीं कर रहा, ठीक है। या फिर ये जो सेकंड वे हमारा, इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इसमें ए हिट नहीं कर पाता। अब थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिखो प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी 3/4, बी की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो आप, ए की नेगेटिव प्रोबेबिलिटी 1/4, बी की पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी आपकी 2/3, ए एंड बी की हिटिंग की प्रोबेबिलिटी 3/4 इनटू में 2/3। अब इसको जब आप सोल्व करके लिखोगे 3/12, 2/12 और 6/12, ये ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड की क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इन तीनों में से कोई एक वे से ही तो घटित होगा टारगेट, ये तीनों के तीनों एक साथ तो नहीं होंगे ना, तीनों ऑप्शन एक साथ तो आपके घटित हो ही नहीं सकते। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसके बाद आप क्या लाइन लिखोगे, सिंस ऑल ऑप्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, so by applying addition rule हम अब एडिशन रूल अप्लाई कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, या तो ऑप्शन 1 घटित होगा या ऑप्शन 2 या ऑप्शन थर्ड। अब कोई भी एक घटित हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड। अब ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन सेकंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन थर्ड। अब ये तीनों प्रोबेबिलिटियाँ हमने कैलकुलेट कर रखी हैं। फर्स्ट है हमारी 3/12, सेकंड है हमारी 2/12 और थर्ड ऑप्शन की जो प्रोबेबिलिटी वो हमारी 6/12। जब हम सभी का टोटल करते हैं तो ये आ गया आपका 12 सभी कैल्शियम में, तो 3 + 2 + 6 3 + 2 5, 5 + 6 इज 11/12। अब इस तरीके से भी निकालें तब भी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आती है, 11/12 कि टारगेट आपका हिट हो जाएगा, क्योंकि तीन ऑप्शन थे आपके पास टारगेट हिटिंग के, ये वे बनते हैं। अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपका घटित हो जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपने जो निकाली वो 11/12 आई। तो या तो आप इस तरीके से सोल्व करो क्वेश्चन को, या जो अभी हमने लास्ट किया था नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके उस तरीके से आप सोल्व करो क्वेश्चन। दोनों में से किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो आपको तो भी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको कहा गया है बाय यूजिंग नेगेटिव प्रोबेबिलिटी, उस केस में आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन ही सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब इस पे बेस आपके क्वेश्चन है